भारत देश रजस्वलाचर्या माने ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज क्या खाना खाना चाहिए वो भूल गया। इसको कहीं ना कहीं दकियानुसी बात अंधविश्वास मैं मॉडर्न हूँ, है ना, उसके साथ जोड़ दिया गया। नमस्कार दोस्तों, दिल की बात आपसे सब तक नया एपिसोड, नई शख्सियत, फिर से नई जानकारी। आज जिस शख्सियत से हम आपको मिलाने जा रहे हैं, बेसिकली अगर मैं उनके बारे में बताना चाहूँ तो मुझे लगता है शब्द कम पड़ जाएंगे, बिकॉज उन्होंने महिलाओं पर इतने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। आयुर्वेद संस्थान में वो वर्किंग करती हैं, आयुर्वेदा की वो मास्टर हैं और एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उनकी तारीफ मुझे लगता है कि मैं शब्दों के माध्यम से नहीं कर पाऊँगा, लेकिन फिर भी इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा डॉक्टर हीतल एच दवे, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ प्रसूति तंत्र एंड इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, डीन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जयपुर, राजस्थान। और गायनिक के रूप में आज हम देखते हैं बहुत सारे डॉक्टर्स हमें मिल जाते हैं, है ना, जो आपके लिए कार्य करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपको आपकी हेल्थ के लिए काम करते हैं। लेकिन अगर हमें गायनिक ऐसे मिले जो आपके रोम को जानते हो, तो मुझे लगता है कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी। मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा मैम आपका, डॉक्टर हीतल। मैम बड़ा अच्छा लगता है हमें कि जब हम इस तरह से सक्सेस से मिलते हैं और आपके विचार हम जनता तक पहुँचा पाते हैं, साझा कर पाते हैं। और सबसे पहले तो मैम मैं यही जानना चाहूँगा आपसे कि आप आज जिस पद पर विराजमान हैं, जो शिक्षा आपने हासिल की, जो ज्ञान आपको प्राप्त हुआ, तो यहाँ तक पहुँचने की जो आपकी यात्रा रही, जहाँ हर बच्चे एक सपना देखते कि मैं भी इस लेवल तक पहुँचूँ, तो वहाँ पहुँचने तक का जो सफ़र आपका रहा, तो उसमें सबसे ज़्यादा मोटिवेट और सपोर्ट आपको किसने किया? जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये अवसर देने के लिए कि मैं बहुत सारे लोगों तक आयुर्वेद का सबल पक्ष पहुंचा सकूं। तो बाल्यावस्था में तो जैसे ही सभी बच्चों की अपनी एजुकेशन रहती है, फिर छुट्टियां होती है, तो इसी तरीके से 12th तक अपना शैक्षणिक कार्यक्रम रहा, जिसमें मैं बहुत अच्छा एक बताना चाहूँगी कि भावनगर में नंदकुरबा क्षत्रिय कन्या विद्यालय है जी। और हमारे वहाँ प्रिंसिपल मैम थे आदरणीय श्रीमती दीनूबेन सिनोर। और मुझे याद है कि वासना सभी बच्चियों से वहाँ छात्रा विद्यालय था, तो सभी को दिकरी बा, गुजराती में है तो दिकरी बा, यानी कभी जैसे आरती, सुनीता, ममता ऐसे नहीं बुलाया जाता, दिकरी बा जी, बड़ा रिस्पेक्टेबल। तो एक बच्चे में बड़ी सम्मानजनक भावना आती है, जो शुरुआत में तो सिर्फ क्षत्रिय कन्याओं के लिए था और उसके बाद सभी कन्याओं के लिए उसको ओपन अप कर दिया था। तो हम सभी वहाँ साथ में पढ़ते थे। मैक्सिमम जो हमारी शिक्षिकाएं थी वो महिलाएं रहती थी और एक बहुत अच्छा वहाँ एटमॉस्फेयर था संस्कारों के माध्यम से। तो वो हमारी बड़ी बात है मैम, संस्कार भी आपके साथ चलिए पढ़ाई के दौरान। जी, तो एक प्रार्थना खंड में गीता का 15वां अध्याय और 12वां अध्याय से लेके प्रत्येक दिन का एक हमारा क्रम था। तो वो संस्कृति से जुड़ने का उस क्षत्रिय नंदकुरबा क्षत्रिय कन्या विद्यालय ने बहुत अच्छा अवसर दिया। वहाँ 10th में मैं स्कूल टॉपर रही और उसके बाद 11th 12th वहाँ साइंस में नहीं था, तो तब 10वीं से भी साइंस लेना पड़ता था। अच्छा, फिर हमें स्कूल चेंज करना पड़ा, जी, है ना। BM कॉमर्स कॉलेज गोगा सर्कल पर है, वहाँ भावनगर में मामा के घर रह के मेरी पढ़ाई हुई और मामा ने इसी संस्कारों का सिंचन बहुत अच्छी तरीके से किया, प्रत्येक पल पल कि ये करना ये नहीं करना। और मुझे वो भी याद है कि जब जामनगर में जब मैं आयुर्वेद कोर्स में सिलेक्ट हो गई, जबकि भावनगर में आयुर्वेदिक कॉलेज है, मगर फिर भी जामनगर में सिलेक्ट किया क्योंकि जामनगर तत्कालीन समय में 9 कॉलेज में फर्स्ट नंबर पर था। तो अपने को सीट मिल भी रही थी 9 कॉलेज में, तो भावनगर के बदले जामनगर पसंद किया कि वहाँ की लाइब्रेरी, वहाँ का PG इंस्टीट्यूट, वहाँ के टीचर्स, वहाँ के प्रत्येक व्यक्ति का बहुत अच्छा योगदान रहा जीवन को एक आकार देने के लिए।
इवन मैं अपनी संस्कृत टीचर आदरणीय मिस पुष्पा रैयारेला मैडम को याद करना चाहूँगी कि उन्होंने संस्कृत मैथमेटिक्स की तरह पढ़ाया। क्या हुआ? जहाँ संस्कृत को ऐसे बड़ा टीडियस, अरे यार रामा रामो रामाहा, है ना, तो उन्होंने वो इसमें इतना अच्छा, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमें अच्छा लगता है, इतना वो अच्छे लगने लगे कि राम क्यों बना। वही लगा आपने बड़ी बात कई बार मोस्टली जो सर्च कर पढ़ते भाई ये चलता था कि राम है राम और रामा, तो इसी को हमारा टिपिकल समझते थे उस समय, सुनते बहुत थे उस समय। जी, तो पाणिनि सूत्र से लेके मैडम इतना बढ़िया पढ़ाती थी, और आज 26 साल बाद भी मैडम से गुरु पूर्णिमा पे राम राम होती है, चरण स्पर्श होता है। मेरे सभी टीचर्स थे। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने वो संस्कार को आज भी मेंटेन किया हुआ है, और गुरु का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, लेकिन आप उसको आज भी मेंटेन कर रहे हैं, खुद एक गुरु के पद पर बैठते हुए भी। क्योंकि मुझे एक बार ऐसा हुआ कि मैं गुरु पूर्णिमा पर सभी टीचर्स को, इवन मैंने स्टैटिस्टिक्स के सर वीरेंद्र राणा सर, जो मुझे पीजी में उन्होंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया, तो गुरुजनों के माध्यम से ऐसे कहते हैं, अच्छा हेतल सुबह से राह देख रहा था, फ़ोन नहीं आया तुम्हारा। तो क्योंकि ओपीडी थी गुरु पूर्णिमा के दिन, है ना, तो पूरा दिन भर व्यस्तता रहती है, तो शाम को 5-5:30 बजे मैंने सभी गुरुजनों को, यूजी पीजी से लेकर सभी को एक बार फ़ोन करती हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मेरे गुरुजन मुझे सुबह से याद कर रहे हैं कि गुरु पूर्णिमा है, लड़की का फ़ोन नहीं आया अभी तक। तो बहुत अच्छे आशीर्वाद मिले, और सभी टीचर्स ने, मैं आदरणीय रितेश भाई जानी, मान सिंह गोयल सर, जीडी गोयल सर, आदरणीय परिमला शर्मा मैडम, जिनसे हमने गायनेकोलॉजी पढ़ी और सोचना सिखाया, जैसे होता है ना बच्चे को चलना सिखाया उंगली पकड़कर। तो जामनगर एक कुआं है, और उसमें से प्यासा अपने मन के अनुसार पानी निकालकर तृप्त हो सकता है। तो ये शिष्य पर है कि वो गुरु से कितना ड्रेन कर सकता है, कंधा निकाल पाता। हाँ जी, तो ये मुझे जामनगर ने सिखाया। मेरे बहुत सारे सीनियर्स जिनका बड़ा रोल रहा कि हम किस तरीके से ज्ञान पिपासा बनाए रखें, और उसी परंपरा ने मुझे आज भी, जब मैं 20 साल से टीचिंग कर रही हूँ, तो मुझे स्टूडेंट रहने के लिए प्रेरित किया है कि टीचर एक स्टूडेंट ही होता है ना। मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत बार कहती हूँ कि तुमसे पहले दुनिया में आए, तो तुमसे पहले आयुर्वेद पढ़ लिया, तो हम सीनियर स्टूडेंट हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे इस लालसा को जिंदा भी रखते हैं, और वही क्वेश्चन दूसरे बच्चे के द्वारा अलग एंगल से पूछा जाता है, तो बड़ा अच्छा भी लगता है। मतलब ज्ञान कभी खत्म नहीं होता मैम, उसकी उम्र कभी खत्म नहीं होती। आपने सही कहा कि गुरु होता है, लेकिन वो भी एक शिष्य ही होता है, एक विद्यार्थी ही होता है, और जीवन भर वो भी सीखता है। बस इतना फ़र्क है कि वो पहले सीख चुका होता है, और वो बाद में अपने बच्चों को सिखा रहा होता है, नई जनरेशन को सिखा रहा होता है। तो कहीं आपके इस आगे बढ़ने के मुकाम में आज आपके गुरुजनों का बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा। उनके बिना, जैसे है ना कि जैसे गेहूं की रोटी बनाने के लिए गेहूं का आटा चाहिए, जी, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, तो वो भी गुरुजन है। ये बिल्कुल सच्चाई है, बिना जीवन नहीं है। और आज इसमें आप बात को जानना चाहूँगा, जिस वर्तमान स्थिति की हम बात करें, तो गुरुजन का जो पहले सम्मान, जैसे आप आज भी करते हैं, जो पहले जो सम्मान हुआ करता था, तो क्या आपको लगता है कि पहले जो गुरुजनों का सम्मान था, आज जिस दृष्टि से आप देखते हैं कि बच्चे गुरुजनों को उस दृष्टि से सम्मान नहीं देते हैं, या कम देते हैं, ज़्यादा देते हैं, तो उसको किस तरह से मतलब आपके नज़र में किस तरह से देखते हैं आप उस दृश्य को? मुझे ऐसा लगता है कि भारत जाग रहा है, और वापस वही गुरु शिष्य परंपरा वापस आएगी जी। क्योंकि ज्ञान प्राप्ति का जो मैंने महसूस किया, ज्ञान प्राप्ति का एक बहुत बड़ा साधन है श्रद्धा, है ना, कि भक्ति और श्रद्धा से आप बहुत कुछ कम मेहनत से ले लेते हो, प्राप्त कर लेते हो। ऐसा मुझे अपनी ज़िंदगी से समझ में आया, क्योंकि मैंने ये देखा कि मेरी जितनी पढ़ाई है, और मैं क्लास में फर्स्ट तो नहीं आई, मगर मेरा नाम मेरे गुरुजनों को याद रहता है, ऐसी स्टूडेंट रही मैं यूजी में। तो मैंने देखा कि कोई जैसे इंडोमेटोसिस का केस है, तो मैं क्यों ठीक कर लेती हूँ, है ना। जब पहली बार मेरे पास ज़िंदगी में आया कोई केस, तो मुझे ऐसे लगा कि जो आयुर्वेद के प्रति और मेरे गुरुजनों के प्रति श्रद्धा और भक्ति है, उसने मेरा पथ प्रदर्शन किया। हालांकि आधुनिक समय में लोग ऐसे समझते हैं
कि कहीं से पढ़ो, बुक से, इंटरनेट से, सेमिनार से, ज्ञान प्राप्ति का साधन है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, मगर श्रद्धा और भक्ति बहुत बड़े साधन है। तो मुझे लगता है कि जब विद्यार्थियों को आज के समय में भी ये पता चलेगा, है ना, कि भाई ये बहुत बड़े साधन है, तो वो फटाफट अपनाएंगे, क्योंकि हमारे बीज में तो है ही, डीएनए में है ही। तो वो डीएनए तो है, वो कभी खत्म नहीं होगा। और इस सच्चाई कि हम जितनी श्रद्धा विनम्रता रखेंगे, गुरुजनों से भी उतना ही आशीर्वाद प्राप्त हुआ ज्ञान के रूप में। और वो ज्ञान ही है जो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ाता है और सक्सेस भी बनाता है। शॉर्टकट बहुत सारे हैं, लेकिन शॉर्टकट आप भी जानते हैं कि कितना काम करते हैं। एक बात और जानना चाहूँगा मैं आपसे कि अभी जैसे वर्तमान में जो बच्चियाँ हैं जो पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, पढ़ाई के सिलसिले में घर से बाहर रहती हैं, तो हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस रहती हैं कहीं ना कहीं। बिकॉज पढ़ाई का भी स्ट्रेस होता है, परिवार का भी स्ट्रेस होता है, जॉब का भी स्ट्रेस होता है कि कोई अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छा व्यवसाय मिल जाए ताकि घर वालों का नाम भी रोशन हो। तो इस दौरान क्या होता है कि वो अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ जाती हैं, कहीं ना कहीं इनकी हेल्थ डाउन हो जाती है, इंटरनली वो बहुत परेशान हो जाती है, जो किसी को शेयर भी नहीं कर पाती। और फिर जब शादी होती है तो शादी के बाद तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं जो ना चाहते हुए भी सबको पता चल जाती है। और फिर आप जानते हैं कि शादी के बाद जब ससुराल में हो जाती हैं तो वहाँ किस तरह का ट्रीटमेंट उनको मिलने वाला है उनको भी नहीं पता होता, अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा। फिर कहीं ना कहीं वो मानसिक तनाव में जीना स्टार्ट कर देती हैं, वो भी किसी से शेयर नहीं कर पाती, जो कहीं ना कहीं उनका माइग्रेन का रूप ले लेता है बाद में जाता है, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अच्छी से समझती हैं। तो मैं वो जानना चाहूँगा कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो उनको होती हैं और क्या उनका ट्रीटमेंट रह सकता है और किस तरह से वो अपने आप को लाइफ को बैलेंस रख सकती हैं। जी, तो आयुर्वेद के गायनेकोलॉजी के अनुसार जैसे एक तो सामान्य नियम रहेंगे जो सभी पुरुषों के लिए या लड़कों के लिए भी रहेंगे, सेम महिला और बालिका के लिए रहेंगे। मगर हम महिला या छात्रा बालिका की ही अगर बात करें तो एक शरीर की रचना के अनुसार जो एक उसमें परिवर्तन है, बदलाव है, तो उसके अनुसार लूनर मंथ है ना, चांद्रमास के अनुसार उसका एक सर्कल चलता है, जिसके अनुसार ओवुलेशन होता है, यानी मेंस्ट्रुएशन आएगा, फिर अगर कंसेप्शन नहीं होता है तो ये एक बहुत विशेष प्रक्रिया है। मुझे जो 26 साल की मेरी क्लिनिकल लाइफ में जो समझ में आया कि इस विषय को, इस समय को, 3 दिन को, है ना, जैसे सामान्य से 3 to 5 days फ्लो डेज रहते हैं मेंस्ट्रुएशन के, माहवारी के, तो उन दिनों को अगर संभाल लिया जाए 3 दिनों को, तो वो 27 दिन पे भारी पड़ते हैं, जो क्लिनिकली मैंने देखा। तो जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि अलग अलग रिसर्च के अनुसार सारे पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स नेट पर उपलब्ध है और सभी कोई पढ़ सकते हैं कि भारत में डिफरेंट परसेंटेज अप टू 90% तक डिसमेनोरिया मानी कष्टार्थ, यानी मेंसेस इतना पेनफुल रहता है 3 days 5 days। और इस पे अनेक वीडियो मिल जाएंगे, इवन पुरुषों के वीडियो मिल जाएंगे कि ये लड़कियां इतने पेन के साथ इतने प्रति माह 3 दिन निकालती है तो भी हमसे ज़्यादा मार्क्स ले जाती है ना, ऐसे करके। तो मुझे लगा कि जागरूकता आ रही है, तो क्या हम इस डिसमेनोरिया को बिना कोई दवाई लिए खान पान में बदलाव करके कुछ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारत विकसित राष्ट्र नहीं है ना, डेवलपिंग है ना, अभी हम डेवलप कर रहे हैं। तो हमारे वहाँ ओवर द काउंटर है ना, किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाके कोई दवाई मिल जाती है कि अच्छा भाई वो सिर दर्द की दवाई देना, अच्छा पेट दर्द की दवाई देना, है ना, क्योंकि 140 करोड़ लोगों को ये सिखाना कि बेटा प्रिस्क्रिप्शन के बिना दवाई नहीं खानी, तो हम प्रोसेस में हैं, मगर अभी वो नहीं आ रहा है इनके में, उसका पांची पूरा हो नहीं पा रहा है। तो वहाँ मैं इतने समय से जो प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मैंने पेशेंट्स को ये कहना शुरू किया, है ना, और मेरे स्टूडेंट्स को मैं 200 से ज़्यादा लेक्चर ले चुकी इसी विषय पर, रजस्वलाचर्या, जिसको बोलते हैं कि मेंसेस के दौरान क्या खाना, और उसका डिसमेनोरिया जो सबसे ज़्यादा रहता है उस पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट है जी, 70 to 90% कंप्लीट रिलीफ विदाउट एनी मेडिसिन, सिर्फ खाना खाने से। एंड तो सिंपल एक ही लाइन मिलती है अपने आयुर्वेद में जो लिखी है, उसी के ऊपर मेरा PhD है, अभी मुझे डिग्री भी कंप्लीट होके मिल गया। ई सदृत सल्योतनादि क्षीर संस्कृतम यवान्नम इति एके,
सुश्रुत सरिता के ऊपर आचार्य गिलहरी की टीका है, ये रेफरेंस है, जिसमें बताया गया है कि घी के साथ शाली चावल। तो मैंने देखा कि मेरे गरीब पेशेंट जो लाल चावल रक्तशाली जिसको बोलते हैं वो नहीं खरीद पाते, तो सिंपल चावल के भी बढ़िया रिजल्ट है। अच्छा। और अपने राजस्थान में, जैसे मैं जयपुर में अभी 15 साल से काम कर रही हूँ, तो मैंने देखा कि यहाँ के लोग बार्ली मानी जौ बहुत ही खुशी से खाते हैं। तो बार्ली का दलिया बना के उसकी खीर बना ली जाए, शीरे संस्कृतम मानी दूध में पकाए हुए जौ यवान्नम ऐसा लिखा है। तो पर अपने पास 4 चीज हो गई, घी, दूध, सिंपल चावल या लाल चावल और बार्ली, है ना। तो जौ के दलिए की खीर बताई है। तो बहुत सारी महिलाओं ने मुझे कहा कि मैडम इतना टाइम नहीं होता, ड्यूटी जाना है, बच्चे संभालने हैं, सास ससुर की फीकी चाय बनेगी, ये बनेगा वो बनेगा, मेरे पास टाइम नहीं। मैंने कहा बेटा ऐसा कर ले, जौ की रोटी बना, अच्छा घी लगा के मुँह खा ले, क्योंकि वो मेरा मॉडिफिकेशन है। क्योंकि नई मामा से खड़ा मामा क्या गलत है ना, को नमक खट्टा तीखा नहीं खाना है ना, यानी दाल सब्जी गेहूं की रोटी नहीं खानी है ना। तो इसके बदले ये 4 चीजों में से कुछ भी बना लो। तो शुरुआत में मैं जब पेशेंट्स को बताती थी या मेरे छात्राओं को बताती थी, तो अच्छा मैडम 4 ही चीज, अच्छा अच्छा जीरा चावल खा लो, अच्छा लाइन चावल खा लो। तो मैंने फिर उसमें एक मॉडिफिकेशन किया कि इसको बोलना है गोविंदा स्टाइल में, हाँ। जैसे भी एक महिला को 50 ड्रेस दिखाओ, फिर कहो कि ये तेरे पे बहुत अच्छा लग रहा है, वो तुरंत खरीदेंगी उसको। कहीं एक ही दो कि बेटा यही अच्छा है, तो थोड़ा सा ऐसे रहता है कि भाई अच्छा है, मेरे को तो दिख रही है। तो जस्ट मैंने उस बात का क्लिनिकली उपयोग किया और मैंने उनको ये कहा कि आपको ये खाना है सामान्य खान पान को छोड़कर। और मेरा 20 साल की टीचिंग में मेरा प्रत्येक स्टूडेंट, चाहे वो लास्ट बेंच पे बैठता है, यही बात बोल सकता है। मेरा प्रत्येक स्टूडेंट पे इतना काम करती हूँ कि बेटा बोल के दिखा। और खासकर इंटर्नशिप में होते हैं तो मैं सिग्नेचर ही तभी करती हूँ कि तुम्हें रजस्वलाचर्या बोलना मेरी स्टाइल में आता है। तो मैंने उनको कहा कि घीवरा चावल, दूध चावल की खीर, जौ के दलिए की जौ की रोटी बना के इसके ऊपर अच्छा घी लगा के, तो है ना, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। तो महिला बिल्कुल एक भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं करती है और उसको कहीं स्ट्रेस नहीं आता है कि तेरे से वेरी लेस अमाउंट एंड लेस क्वांटिटी एंड लेस फूड आइटम। अच्छा 3 दिन मानी 72 घंटे, अच्छा 72 घंटे नमक नहीं खाना है, तो कितने सारे बताइए आइटम। घी बुरा चावल, दूध चावल, चावल की खीर, सिर्फ घी और चावल। अगर मुरा में से अच्छा नहीं लगता है तो मत खाइए, घी चावल खाइए, चावल ज़्यादा चढ़वाएंगे, चावल में क्या लगता है। तो इस तरीके से मुझे बताया। और जहाँ टाइम नहीं है या चावल जैसे यहाँ कम पसंद करते हैं, तो जौ से बनी हुई आइटम खानी है, बस खट्टा तीखा नमक, ये नहीं खाना है। और इससे आप देखिए कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्मेनोरिया मानी कष्टार्थ यानी मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में आराम मिलता है कि कोई भी प्रकार का इंजेक्शन नहीं लेना, टैबलेट नहीं लेनी, और चाहे कितना भी सीवियर पेन हो रहा हो। इवन इंडोमेट्रोसिस में मेरे कुछ स्टूडेंट्स से, मेरे कुछ पेशेंट्स है, उनके ऊपर मैंने जब कहा कि मैडम ये दवाई दे तो नहीं, उनका बेटा कोई बात नहीं, आप रजस्वलाचर्या करनी चाहिए, 3 दिन यही खाना खाना है। और वहाँ 80% तक 75% तक रेंज मिला। और वो क्या है, बियरेबल कंडीशन में आ जाता है ना, थोड़ा बहुत होता है तो महिला लगभग इग्नोर करके चलती रहती है का फुलकाने में। और इवन मेरे कुछ पेशेंट्स ने तो यहाँ तक भी बताया कि हमें एहसास ही नहीं होता है क्या सेकंड डे ऑफ द मेंसेस है। तो वो बहुत अच्छी जीवन यापन है ना, अपना जीवन हम सबसे कि आपने टेक्निकली भी इस चीज़ को इस तरह से मॉडिफाई कर दिया है कि मुझे लगता है कि हर कोई इसको आराम से दे सकता है, कर सकता है, और अपने जीवन में आने वाले छोटा सा जो दर्द है 3 दिन का आपका दर्द अदालत हो सकता है, मैं शब्द हो सकता है मतलब गलत तो मानना है, लेकिन आप अपने जीवन को बहुत अच्छे से चला सकते हैं और अपने आप को फिट रख सकते हैं। जैसे कि आपने बताया कि ये 3 दिन है, अगर आप इसको अच्छे से संभाल ले तो बाकी के 27 दिन पर ही भारी पड़ेगा। बिल्कुल भारी पड़ता है। और आपको आश्चर्य होगा
कि भारत में डिलीवरी के बाद का खाना भारत नहीं भूला है ना। जैसे मैं गुजरात में रही, जहाँ मैंने यूजी पीजी किया, मैं कुरुक्षेत्र में भी टीचर रही थी, वहाँ मैं बहुत सारी कास्ट, बहुत सारे लोगों को मिली। यहाँ तो मैंने देखा प्रत्येक कास्ट में, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, प्रत्येक जगह अपनी एक परंपरा है। हमारी कास्ट में डिलीवरी के बाद हम 21 दिन ये खाते हैं, 45 दिन ये खाते हैं। बिल्कुल, फिर हम एसी वाले कपड़े में नहीं रहते, चाहे घर में 10 एसी वाले कपड़े हैं। तो उस हिसाब से भारत देश रजस्वलाचर्या माने ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज क्या खाना खाना चाहिए वो भूल गया। इसको कहीं ना कहीं दकियानुसी बात, अंधविश्वास, मैं मॉडर्न हूँ, है ना, उसके साथ जोड़ दिया गया। हम कहीं ना कहीं इसमें एक चीज़ आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा यहाँ पर। जैसे भारत में परंपरा भी शुरू से ये चाहे वैज्ञानिक आधार पर हो या आध्यात्मिक आधार पर नहीं हो, कि जब रजस्वला का समय होता है, चाहे बच्चे का हो या शादी के बाद का हो, तो उन्हें 3 दिन के लिए कहा जाता है कि आप रसोई से थोड़ा दूर रहो, या अपने आप केयरिंग करो, या थोड़ा ध्यान रखो कि आप बस। तो आज क्या कि घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो उस चीज़ को गुस्से में बोल जाते हैं, अगर वो बच्ची है या बहू है। तो ये इसका रीज़न क्या है रीज़न? इसके लिए मैं चाहूँगी, जैसे मैंने आपको बताया ना कि 26 साल से मैं क्लिनिकली काम कर रही हूँ, तो 26 साल पहले सही में मेरे में हिम्मत नहीं थी महिला को ये कहना ही या बालिका को कि ओम शांति, कुछ नहीं करना, में रहना और इसी प्रकार की लाइफस्टाइल रखनी, है ना, कि किसी जगह पूछना नहीं, रसोई में जाना नहीं, पूजा घर में जाना, स्कूल जाना नहीं, हैवी वर्क नहीं करना, बहुत परिश्रम, है ना, ऐसे वो नहीं करना। तो मैंने देखा कि जैसे आयुर्वेद में चाहे दिनचर्या, चाहे ऋतुचर्या, चाहे रजस्वलाचर्या, चाहे गर्भिणी परिचर्या, कुछ भी है ना, ऐसे कुछ भी पॉइंट लिखा है, उसमें 3 बातें हैं। आहार यानी फूड कैसा लेना, तो कैसा नहीं लेना जी, विहार यानी लाइफस्टाइल, कब जागना, कब सोना, है ना, तो किस प्रकार की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी या नहीं करनी। और तीसरा फिर मानसिक कि which type of the thinking process should be given, क्या सोच रहनी चाहिए। एंड जैसे अष्टांग हृदयकार मानी वागभट जी ने रजस्वला के समय कल्याण ध्यायनी, हमें शुभ चिंतन करने वाली, माने कल्याण माने मेरा कल्याण हो, परिवार का ना हो, समाज का ना हो, ऐसे कल्याण माने सभी का नाम है ना, जैसे शिव शब्द कल्याण से जुड़ा हुआ है, इस सभी का कल्याण, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो ऐसे भावों से युक्त रहने देगा कि जब ऐसा होता है तब मेंस्ट्रुअल प्रोसेस बिल्कुल इजी कंडक्ट हो जाती है। और आप देखिए कि विदेश में रहने वाली यानी भारत से बाहर की एलोपैथी डॉक्टर है ना, आयुर्वेद को चिंता नहीं है, एलोपैथी डॉक्टर अपने देश की महिलाओं को रजस्वलाचर्या करवा रही है और भारत वंचित है ना, जिनका मैं नाम देना चाहूँगी। हमारे सारे व्यूअर्स इंटरनेट पे जाके उनका नाम देख सकते हैं। डॉक्टर चारोलेटा वेच, EECH वेच, चारोलेटा वेच कोपेनहेगन डेनमार्क की डॉक्टर है और उन्होंने रजस्वलाचर्या के ऊपर बुक लिखी है। अपने देश की बड़ी बड़ी प्रसिद्ध हस्तियों को विथ फोटोग्राफ इन्होंने बुक में दिया है कि आप इसको फॉलो कर रही है और फोटो सहित है, कंसेंट भी दी हुई है उन्होंने, और लोगों के लिए एक उदाहरण बनाने के लिए और अपने देश की महिलाओं को प्रचित कर रही है। तो मैं चाहूँगी कि भारत की लगभग मेंस्ट्रुअल एज में 50 कम महिलाएं होगी, 140 में से ना, कुछ बालिकाएं होगी, कुछ प्रौढ़ावती। तो मैं समझती हूँ कि भारत की 50 करोड़ बालिका महिला तक जो रिप्रोडक्टिव एज में है, यानी आयुर्वेद में लिखी हुई वो बात कि द्वादशात ऊर्ध्व याति 50 यानी 12 साल के बाद मेंस्ट्रुएशन शुरू होती है और वो 50 साल, तो आप भी 45, 48 या 50 तक मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस चलता है। तो उस हिसाब से उस समय में अगर हम 3 दिन का खाना बदल देते हैं, है ना, तो 3 दिन का खाना बदलो, जीवन बदलो। तो बहुत बड़ी बात है मैम, और आपने मुझे लगता है प्यारे शब्दों में जो कहा है, जो वाकई में आज की जनरेशन अब आपको मॉडर्न दिखाने की चक्कर में कहते हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है, हम तो सारे काम करेंगे, हमें जो अच्छा लगा वो करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो आपके जीवन में ही आपके लिए नेगेटिव हो रहा जी। जब विदेशी हाई लेवल के डॉक्टर्स भी रजस्वलाचर्या को अपना रहे हैं, अपने बड़े बड़े पेशेंट्स को रिकमेंड कर रहे हैं, बिकॉज सबको एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, सबको एक हेल्दी जीवन चाहिए, और वो हेल्दी जीवन तभी हमें मिलेगा जब तन मन से अपने आप को सही डायरेक्शन में लेकर चलेंगे। हमारे आयुर्वेद में, हमारे संस्कृत में, हमारे गुरुजनों ने जो भी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं हमारी दैनिक दिन जीवनचर्या को लेकर, हमारे स्वास्थ्य को लेकर,
हमारे अध्यात्म को लेकर अगर हम उनको प्रॉपर फॉलो करते तो मुझे लगता है मैम काफ़ी हद तक जो हम तनाव भरा जीवन जी रहे हैं रिड्यूस हो जाएगा। खत्म। मैं तनाव के बारे में बताना चाहूँगी कि जैसे मेरी एक पेशेंट है, वो 35 एज की है और उसने मुझे कहा कि मैं है ना आजकल चिड़चिड़ी सी होने लग रही हूँ, क्योंकि जो हाईली इंटेलेक्चुअल महिला है ना, दे कैन ऑब्जर्व ऑन सेल्फ। मुझे नहीं पता चलता है ना कि भाई अच्छा भाई टीवी का वॉल्यूम पहले भी बच्चे इतना ही रखते थे, मुझे तो गुस्सा नहीं आता था। 2 महीने से क्यों आ रहा है गुस्सा, है ना, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो ऐसी महिलाओं ने मुझे कहा कि आजकल है ना बच्चे भी मेरे से परेशान रहते हैं और मैं सच में ज़्यादा आवाज़ नहीं सहन कर पा रही हूँ। मुझे लगता है शब्द असहिष्णुता पे वन कम रखो, क्या बेड़ा गर्द कर रखा है तुमने, है ना। तो बच्चे भी हम तो वही कर रहे हैं, आज इन्हें थोड़ी कर रहे हैं। तो ऐसी महिलाओं को जब मैंने तजस्सुला चर्या करवाई तो आप देखिए बच्चे खुश हैं, कहते मम्मी पुराने वाली वही गई, यानी वो आपका अंदर से एंथुसियाज्म और जील और हैप्पीनेस बढ़ा देता है। इसीलिए मैंने कहा कि सफाई लिंग पे बारी है वो। तो मुझे लगता है कि ये डी स्ट्रेस करवाता है। जैसे मेरे एक पेशेंट ने मुझे कहा, पता है मैडम आप जो कहते हो ना कि ऐसी वक्त याद मत किया करो, तो उस दिन झगड़ा हुआ था सर, मैं कुछ है ना ऐसे नहीं बोलना का बोल दिया गुस्से में, या किसी ने हमें बोल दिया पर हम जवाब नहीं दे पाए क्योंकि वो बड़े व्यक्ति थे, डर में बड़ी बोला से बड़े था। तो कहते पता है मेरा मन चिक चिक करता है, उस दिन ऐसा हुआ, इस दिन ऐसा हुआ, 10 लोगों के बीच में मुझे टोक दिया, है ना, ऐसा कर गए। तो मैडम ये कैसे मत कर पाए, तो मैंने कहा बेटा तजस्सुला चर्या करो, और सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी इफेक्ट है, मन की बक बक बंद हो जाती है। आप करके देखने ये सच्चे उनके अंदर से अगर खुश है ना तो बाहर हमें खुश भी देवी, और अंदर से अगर हम स्ट्रेस से भरे हुए वट जो रीजन जो भी होगी तो हमें सब कुछ बाहर खराब ही दिखेगा, और वो चीज़ें हमारे लिए सामने वाले के लिए नेगेटिव मार्किंग करती जाती हैं, रिश्तों में भी बेचैनी पैदा हो जाती है कहीं ना कहीं। और एक बात हम जाते जाते जैसे कि आपने इतनी अच्छी बातें हमें बताई हैं, मुझे लगता है हमारे सभी व्यूअर्स को पसंद भी आएगी, और आप भी अपने जीवन में तजस्सुला चर्या को जरूर अपनाएंगी। हमारी से माता बहनें बेटियाँ 24 दौरान दर्द से गुजरते हैं। और एक बात मैं चाहते जाते कि हमारे कार्यक्रम छोटा सा सुन कि हमारे जो गेस्ट कॉर्नर होते हैं हमारे दर्शकों के लिए एक प्यारा सा संदेश जरूर डेडिकेट करते हैं कि इन्होंने उनके लाइफ में गेम चेंजेस साल के होता है। मैं चाहूँ शॉर्ट एंड स्वीट सब आप रोशन जरूर कहें जी। बस मैं इसका फिनिशिंग टच तजस्सुला चर्या से ही करना चाहूँगी कि कहाँ कहाँ रिजल्ट है उसका, तो बहुत सारे लोग उससे लाभान्वित हो सके। और जैसे बताया तजस्सुला चर्या मानी मेंस्ट्रुएशन शुरू होने के बाद पहला, दूसरा और तीसरा दिन 3 दिन तक सब्जी रोटी दाल मानी खट्टा तीखा नमकीन को छोड़कर, है ना, घी बुरा चावल या घी चावल, चावल की खीर, जौ के तेल की खीर, जौ की रोटी के ऊपर अच्छा घी लगा के दूध के साथ, और मीठे फल खा सकते हैं। इससे बहुत सारे पेशेंट्स को काफ़ी परेशानी होती है तो वो नहीं खा पाते खाना सुना, तो वहाँ मीठे फल जैसे अमरूद हो गया, सीताफल, केला, अनार, चीकू, नारंगी, मौसमी, नींबू नहीं लेना है, 100 है ना, मैं खट्टा फल नहीं लेना है। तो ये एक मैसेज है। और उसका कहाँ कहाँ रिजल्ट है डिस्मेनोरिया में, तो जैसे मैंने बताया ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। मगर उसके साथ साथ एडेनोमायोसिस, इंडोमेट्रोसिस, पीसीओडी, हार्मोनल इम्बैलेंस, कई बार होता है ना कि भी जैसे मेरा 5 दिन मेंसेस आता है मगर 6, 7, 8वें दिन स्पॉटिंग चलती रहती है मेरी, तो पैर तो रखना नहीं पड़ता है, तो फिर रशेस आ जाते हैं, गर्मी के दिनों में डिस्कम्फर्ट भी रहता है। तो ये नेक्स्ट स्पॉटिंग कम करवा देगा, यानी बंद करवा देगा। इवन अगर मेंसेस कम आते हैं तो योग्य मात्रा में एप्रोप्रिएट अमाउंट आएंगे, और अगर ज़्यादा आते हैं तो कम में आएंगे। यानी समझ रहे भी तजस्सुला चर्या मम्मी है ना, मम्मी को पता है कि यहाँ तो पापा की नाक से बचाना है, और यहाँ मम्मी ही कभी एक जफर लगा देती है, ये तो वो हो गया। तो तजस्सुला चर्या मम्मी है कि वो आपके जीवन में जो एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया चल रही है, शरीर की सफाई की प्रक्रिया चल रही है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से उसको संभालती है। इवन जिन पेशेंट्स का डायबिटीज कंट्रोल नहीं रहता है ना, कि भाई मेरी शुगर महिला है, शुगर है साथ में, है ना, डायबिटीज है, कि भी मेरा आजकल 1-2 साल से, तो मैंने उसमें वही दवाई नहीं चेंज की, कहते मैं तो जो ले रही हूँ चाहे आयुर्वेदिक चाहे एलोपैथी वही लेना चाहती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, जस्ट फॉलो तजस्सुला। और वहाँ हम चावल नहीं बताते, फिर उसको सिर्फ बाटली बताते, बाटली विथ मिल्क करके, तो उनका शुगर कंट्रोल सिस्टम एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गया विदाउट एनी अदर चेंज।
और जो सबसे लास्ट में मैं महिलाओं को अत्यंत खुश करने वाली एक बात बता रही हूँ कि इससे ओबेसिटी खत्म होती है। कि मेरी एक पेशेंट है, पेशेंट नहीं है, वो वॉलंटियर है। कभी पेशेंट थी, वो बाद में ऐसे ही मिली कहीं रास्ते में। मैंने कहा बेटा रजिस्ट्रा जरिया कर ले। उसका वजन 92 kg है, सरदारनी है। उसके हस्बैंड दुकान बढ़ा के रात को 11 बजे आते हैं, तो 11 बजे ही खाना खाती है, बट नहीं चल रहे पति के बिना हम लोग खाना खाना कैसे अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा सब कुछ वही रख, सिर्फ 3 दिन का खाना बदल दे। और आज 2.5 साल बाद उसका 21 kg वेट लॉस, अब वेट लॉस भी नहीं हुआ है ना। तो यानी 2 साल तक उसका हो गया 21 kg, और अभी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फुर्ती फुदकती रहती है। या पुराने सारे ड्रेस रखवा के रखे थे, वो उसको तान में नहीं दिए, वो काम में आ गए। और ओबेसिटी को मैनेज करने के लिए, क्योंकि पीसीओडी बहुत बढ़ रहा है, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज़ का पहला है कि वहाँ ओबेसिटी हो जाती है, मिड बॉडी ओबेसिटी। तो मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए ये एक वरदान है कि जिसके माध्यम से वो अपना जीवन का, चाहे घर का परफॉर्मेंस, चाहे अपने संबंधों का परफॉर्मेंस, चाहे पढ़ाई का परफॉर्मेंस, है ना। मैं महारानी कॉलेज में लगभग 4 साल पहले लेक्चर लेके आई थी रजस्वला चनिया के ऊपर। तो मुझे एक स्टूडेंट ने यही कहा था कि मैडम जितना रिजल्ट बता रहे हो, इज इट पॉसिबल। मैंने कहा बेटा विश्वास करना ही नहीं, ठीक। मैंने कहा सबको बेटा नंबर नहीं दे सकते, तेरे प्रिंसिपल मैम के पास मेरा नंबर है, 2-3 महीने करो, ऐसा रिजल्ट ना रहे तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जोरावर सिंह गेट के पास आके बता के चलो कि मैडम ऐसा नहीं बोलना। दूसरा, मैं ये अपनी ओर से नहीं कह रही हूँ, ये आचार्यों ने लिख रखा है। महर्षियों ने अपनी अपनी भाव प्रकाश वाग्भट, वृत्तवाग्भट, सुश्रुत, दलहन, चरक, चक्रपाणी सब ने लिख रखा है भाई। हम वही बोल रहे हैं, तो हमें इसको फॉलो करना चाहिए। डेफिनेटली मैम, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, मुझे लगता है कि हमारे सभी व्यूअर्स तक ये जानकारियाँ पहुँचेंगी और आप रजिस्टर चाहिए वो जरूर अपनाएंगी सही बच्चियाँ, और अपने जीवन में बहुत सारी खुशहाली लेके आएंगी। और अगर आपको डेफिनेटली जीवन में खुशहाली चाहिए तो आपको मनशास्त्र की तरफ, आयुर्वेद की तरफ लौटना ही पड़ेगा, जहाँ जीवन की खुशियाँ हैं, जहाँ कोई स्ट्रेस नहीं है, जहाँ कोई तनाव नहीं है, जहाँ कोई परेशानियाँ नहीं है, जीवन सुख समृद्धि से भरा हुआ है, जहाँ चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हरियाली है और खुशियाँ हैं। और आप इतना कीमती समय दिया मैम, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आपका भी और सारे व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हम एक स्वस्थ भारत का निर्माण कर सके और सारी बालिकाएं अपने अपने जीवन उद्देश्य को पा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए शख्सियत के साथ, नई जानकारी के साथ। दिल की बात आपसे सब तक।